together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Legally Speaking. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर तबरेज़ अहमद, फाउंडिंग डीन एंड हेड मानू लॉ स्कूल. वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो लीगली स्पीकिंग, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ थ्रू लीगल अवेयरनेस. लीगली स्पीकिंग में आज हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर तौसीफ़ुर रहमान साहब. रहमान साहब, आपका लीगल स्पीकिंग में खैर मकदम करते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया डॉक्टर साहब. डॉक्टर तौसीफ़ुर रहमान साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मानू लॉ स्कूल में. जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, फिर देखा हमने DPSP देखा, फंड ड्यूटी देखा. अब हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर के आई है, जो हमारी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारी जो 19 क्लास 1A है, जहाँ पे हमें राइट टू नो है और हमको जानने का भी अधिकार है, लेकिन 19 क्लास 2 में रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी बताई गई है. जी. तो ये इसका ये कहा जाता है कि ये जो इसका ऑब्जेक्टिव था ये लॉ बनाने का, ये था कि ताकि लोग मालूम पड़े गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस अथॉरिटी क्या कर रही है. और ये माना जाता है कि जैसे पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली. तो जहाँ ज़्यादा पावर होता है ज़्यादा करप्शन होता है. और अगर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फ़्लो होती रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो शायद करप्शन कम हो जाएगा. इसी बेसिस पे जो लॉ बनाया गया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और हमने देखा भी काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ. लोगों ने जानने की कोशिश की, और बहुत से जो डेटा नहीं मिलते लोग RTI से निकालते हैं, रिसर्च भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं. पेपर को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो मीडिया वगैरह को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी उसके आ रहे हैं. तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और उसकी देखने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ कितना फ़ायदेमंद है और लोगों को जानने का कितना अधिकार है, किस लेवल तक जान सकते हैं. कि कुछ लोगों ने उसे मिसयूज़ भी किया है और काफ़ी डेथ भी हुई है एक्टिविस्ट वगैरह की, उसके बारे में जानना चाहेंगे. और जितने भी एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं वो कुछ लोग ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं. तो ये सारे मामले में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है. तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हमने देखा कि जो 19 क्लास 1A है उसमें तो राइट मिल गया आपको और लॉ भी बन गया. 19 क्लास 2 में लिमिटेशंस भी है, जो लिमिटेड लिमिटेशन है हमारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी. तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एग्जम्पशन है, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे वो इन्फॉर्मेशन को हम मना कर सकते हैं देने से कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को देंगे तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा. उस कंटेक्स्ट में बताइए कि किस लेवल तक इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी से. जी, सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें ये आता है कि 2 टेस्ट लगाए जाएंगे. सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन्फॉर्मेशन देना है. इस एक्ट के तहत जो माना निकलता है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इन्फॉर्मेशन रोकना नहीं. तो अगर वो रोकते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इन पर है कि वो बतलाएं कि किन्होंने क्यों रोका है.
ओके कि इन्फॉर्मेशन देने से वाई इज ही विथहोल्डिंग द इन्फॉर्मेशन। तो अगर वो विथहोल्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन तो उनको वजह बतानी पड़ेगी। ओके। और वजह बताने में बस 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई आपको बतलाना पड़ेगा कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का टेस्ट बतलाना है कि अगर आपके इन्फॉर्मेशन देने से पब्लिक इंटरेस्ट ये ख़राब होता है कि आवाम की इसके अंदर कितनी जनहित कितनी है इसके अंदर, ये देखा जाएगा। तो आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बतलाना है कि क्या आप वाक़तन इसको रोकने से पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड होगा, और दूसरी चीज़ बतलाने से कितना नुकसान हुआ, टेस्ट ऑफ हार्म यानी हार्म टेस्ट। ये 2 टेस्ट अप्लाई करने की इनको इजाज़त होगी। अगर ये 2 टेस्ट पे आपका इन्फॉर्मेशन रोकना उतरता है तो आप रोक सकते हैं, वरना इन्फॉर्मेशन जनरली देना ही है ज़रूरी आपको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पशन की बात की गई कि जो फिड्यूशरी रिलेशन की बात होती है सेक्शन 8(1)(e) में जो RTI एक्ट है, जी। उसमें कहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम विदहट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट इन पब्लिक अथॉरिटीज़, जैसे बैंक का लोन है, डिटेल है, सबमिटेड टू RBI है। तो ऐसे मैटर्स में कहाँ तक का राइट है इंफॉर्मेशन को लेने का? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस में ये बात आ चुकी थी कि भाई RBI वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री के केस में ये क़याम किया गया था कि भाई आपका इसके अंदर जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होता है, ये एक मसला उठा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई आपका जो इंफॉर्मेशन फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, सबसे पहले हम हमारे सामीन को ये बतला दें कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या है। कि इसकी मिसाल ये है कि एक डॉक्टर बालादस्त होता है, उसका हाथ ऊपर होता है मरीज़ के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर के पास मरीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है, वो जानता है कि मरीज़ का इलाज कैसे करना है। तो ज़ाहिर बात है मरीज़ अपने आप को डॉक्टर से कम समझेगा। इसी तरीके से एक तालिब इल्म अपने आप को टीचर से कम समझेगा। ऐसे ही जो है एक वालिदैन से है सो औलाद अपने आप को कम समझेगी। तो ऐसे सिचुएशंस में जो रिलेशनशिप, जो रिश्ता होता है, उसे हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहेंगे। तो अगर डॉक्टर के पास किसी मरीज़ का ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिससे उस मरीज़ को अगर वो रिवील कर देने से मरीज़ को कुछ उसकी रेपुटेशन में या उसके काम करने में कुछ मुश्किल आ सकती है, तो ऐसी चीज़ को डॉक्टर विथहोल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बैंक की जो मिसाल आई थी RBI वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री के केस में कि हाँ, आपका जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगरचे अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए दिया था तो वो विथहोल्ड किया जाएगा, वरना जो नॉर्मल जो रिपोर्ट्स जैसे ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ रही है, वो तो जनरल चीज़ है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पब्लिक डोमेन में आती हैं, वो तो बिल्कुल देने का है। जैसे काफ़ी जैसे हम देखा हमने कि जो RTI का पॉइंटर है वो ज़्यादा उनसे कंसर्न नहीं, जो इंडिविजुअल्स हैं जी, ज़्यादा कंसर्ट है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, जाती है और डिसीजन वगैरह होते हैं, तो उससे नेशनल इंटरेस्ट में काफ़ी इन्वॉल्व है। वहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। तो जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है या उसका जो एसेट डिक्लेरेशन है, उसके बारे में किस हद तक इंफॉर्मेशन वो डिनाई कर सकता है, कहाँ तक कोई जानना चाहे तो ले सकता है? ये देखिए आप इसमें जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी जो प्राइवेसी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप एक पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक फिगर हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं जाहिर बात है पब्लिक जानना चाहेगी कि आप क्या इस काम के लिए काबिल हैं, क्या आप इस काम की सलाहियत रखते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं उसकी वाक़तन क्या आपको अथॉरिटी है, और आपके असासे, आपके एसेट्स इतने जल्दी कैसे बढ़ गए जबकि आपकी इतनी सोर्सेस ऑफ इनकम तो थी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की जो है ये इनकी अथॉरिटी प्राइवेसी डिमिनिश्ड हो जाती है। सो एक पब्लिक फिगर, एक पब्लिक अथॉरिटी, दे कैन नॉट एक्सपेक्ट मच प्राइवेसी एज कम्पेयर टू एक प्राइवेट इंडिविजुअल के, उसमें आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो जो पब्लिक डोमेन में आपका जो भी आ रहा है उसकी बराबर आपको इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जो आपका पर्सनल लेवल का है वो आपकी कोई उसमें नहीं है, समझे। मिसाल के तौर पे वो कितने बजे उठते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी मिसिस का क्या क्वालिफिकेशन है, वो मिसिस क्या पहनती हैं, वो क्या खाते हैं घर में, वो उनकी क्या पसंद चीज़ है खाने में, ऐसी पर्सनल चीज़ों का आप नहीं पूछ सकते। जो पब्लिक डोमेन में आएंगी वो बराबर आपके पब्लिक ऑफिस, प्रोबिटी, जांच पड़ताल की जो चीज़ होती है उसमें अब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो भी देखेंगे। मिसाल के तौर पे मान लीजिए एक ऑफिसर है,
उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने जान पहचान के किसी शख्स को दे दिया, दोस्त को या रिश्तेदार को दे दिया, तो जाहिर बात है ये पर्सनल प्रोबिटी भी देखी जाएगी कि भाई आपका इनसे क्या रिश्ता है, तो ऐसी चीज़ों में देखा जाएगा। ओके, सो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 एफएम का लीगल अवेयरनेस शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, साल था 1450। जर्मनी का एक शहर और एक छोटी सी वर्कशॉप। यहाँ एक इन्वेंटर दिन रात एक नई मशीन पर काम कर रहा था। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मेहनत सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंसानी तारीख के सबसे बड़े इल्म के इनकलाब की बुनियाद बनने वाली है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्री मिस्ट्रीज में, जहां हम दुनिया की मशहूर इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और उन अहम हिस्टोरिकल इवेंट्स की दिलचस्प कहानियां जानते हैं जिन्होंने इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिंटिंग प्रेस की, एक ऐसी इन्वेंशन जिसने सिर्फ किताबों को छापना ही आसान नहीं बनाया बल्कि इल्म को घर घर तक पहुंचाया, नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए दस्तयाब बनाया और इंसानी तरक्की को एक नई दिशा दी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। एक ही किताब तैयार करने में महीनों और कई बार सालों लग जाते थे। किताबें इतनी महंगी होती थीं कि सिर्फ अमीर लोग या कुछ लाइब्रेरीज तक इन किताबों की पहुंच होती थी। दोस्तों, जोहानिस गुटेनबर्ग जर्मनी के एक इन्वेंटर और गोल्ड स्मिथ थे। लगभग 1450 के आसपास उन्होंने मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग प्रेस तैयार की। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हर अक्षर अलग मेटल से बना होता था, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे किताबें छापना पहले के मुकाबले में बहुत तेज, सस्ता और आसान हो गया। कुछ ही सालों बाद गुटेनबर्ग ने अपनी मशहूर गुटेनबर्ग बाइबल छापी। ये दुनिया की पहली बड़ी किताबों में से एक थी जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस से तैयार हुई और इसी ने पब्लिशिंग के एक नए दौर की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस के आने से इल्म की रफ्तार बढ़ गई, किताबें ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगीं, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को नई ताकत मिली, अखबारों का सफर शुरू हुआ और साइंस, लिटरेचर और नए आइडियाज देखते ही देखते एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक फैलने लगे। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस प्रिंटिंग प्रेस को रेनेसांस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद भी मानते हैं। भारत में प्रिंटिंग का सफर 1556 में शुरू हुआ जब पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा लाया गया। आज हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग सेंटर्स में शुमार होता है और दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल जमाने में भी प्रिंटेड बुक्स की अहमियत कम नहीं हुई। आज भी किताब की खुशबू, उसके पन्ने पलटने का एहसास और उससे पढ़ने का लुत्फ अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। तो दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये वो इन्वेंशन थी जिसने इल्म को घर घर तक पहुंचाया, सोच को परवाज दी और इंसानी तरक्की की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आरजे उबैद को दीजिए इजाजत। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप
सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 एफएम का लीगल अवेयरनेस शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका होल पर्पज़ है कि ट्रांसपेरेंसी आए और जो इन्फॉर्मेशन लोग जान सकेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन, तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन हमने देखा है कि इसमें काफ़ी लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं उसका, और काफ़ी इसमें क्लैरिटी भी नहीं लोगों को कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्रोग्राम है, जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि उन्हें कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेना है पब्लिक ऑफिस से, या कोई पब्लिक ऑफिसर सुन रहा होगा उसको देना है इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जो हम लोग जो लीगल जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं अबाउट इन्फोर्सिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स, तो उसका मैंडेट्स है सेक्शन 4 में, उस मैंडेट्स को क्या चैलेंज है, किस लेवल तक ये प्रॉब्लम आ रही है इन्फॉर्मेशन को इन्फोर्स करने में? सबसे पहले आवाम के लिए जो चैलेंज है कि एक स्टैंडर्ड, एक आम चीज़ किस तरीके से क्या चीज़ मांगना है, वो चीज़ का स्टैंडर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके कई डिपार्टमेंट्स है, मान लीजिए इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, कंपनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सैकड़ों आपके पास डिपार्टमेंट्स है। हर एक का इंफॉर्मेशन पेश करने का तरीका अलग है। तो आप लेकर उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, उसकी एनालाइज कैसा कर सकेंगे जब आपको एक कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये तो आवाम को भी इसमें काफ़ी हद तक इल्म ऊंचे लेवल का होना है कि आप ये डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो डिपार्टमेंट से लेंगे, क्या ये मैच हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं मैच इसको। तो इसमें आवाम को जो ले रहे हैं, राइट एक्टिविस्ट जो है जो मांग रहे हैं, उनको भी ये चीज़ होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अगर नहीं हो तो कैसे करेंगे आप? तो उसमें मुश्किल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कहीं पे एक स्टूडेंट का रोल नंबर पूरा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, एक जगह पे स्टूडेंट का नाम बतला रहे हैं, एक जगह पे ग्रेड्स में मार्क्स दे रहे हैं, एक जगह पे परसेंटेज में मार्क्स दे रहे हैं, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? तो यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी एक आवाम के लिए सबसे बड़ी पेचीदगी का मसला है। दूसरा, इनएक्सेसिबिलिटी के तरीक़ाकार भी बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आप वेबसाइट पे जाइए, करिए, उसको देखिए। हालांकि आज के दौर में बहुत आसान हो चुका है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ज़रिए से, लेकिन हर एक के लिए वहाँ पर जाकर वो करना, ये करना एक पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज़ स्टिल लैकिंग। तो और आपके कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो समझने के लिए भाई आपको पढ़ने के लिए काफ़ी एक मिसाल के तौर पर आप कोर्ट्स के ही डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, उसकी इंग्लिश, वो तमाम चीज़ें समझने के लिए उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जैसे हमारा जो हाई कोर्ट जजमेंट्स हैं, ये पूरी प्रोसीडिंग इंग्लिश में होती है, और जो लोग इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो तो किसी आरटीआई के थ्रू ही कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं मेरे ख्याल से। तो उसमें जो है डिपार्टमेंटल लिंग्विस्टिक्स, उसमें क्या है, क्या मतलब है, ये काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर और सबसे बड़ी चीज़ है वीक एनफोर्समेंट, काफ़ी वीक है कि जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो इसमें अपॉइंट होते हैं इस एक्ट के तहत, वो डायरेक्टली इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक हिदायत दे सकते हैं कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको ये करना है, ये करना है, लेकिन वो डायरेक्ट किसी को चालान लगा नहीं सकते, किसी को जेल नहीं भेज सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ करना है तो अपील करना है और हाई कोर्ट जाना है आपको। तो ये एक प्रोसीजर लंबा हो जाएगा फिर करने के लिए। इसीलिए जो लोग बहुत चालाक लोग हैं, जिनको पता है लॉ के बारे में, वो जानबूझ करके आरटीआई में कम देते हैं इन्फॉर्मेशन और वेट करते हैं। मेरे ख्याल से कोई बंदा अपील में जाएगा तब इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मेरे ख्याल से एक लफ्ज़ देखा जाए तो जो लोग मांगते हैं इन्फॉर्मेशन बिला वजह, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को टाइम वेस्ट करवाने के लिए, मेरे ख्याल से एक तरीके से देखा जाए सही भी है, एक मैकेनिज्म है, सेफ्टी वॉल्व है। हाँ, तो इसका दोनों साइड है मेरे ख्याल से। एक तो ये है कि इसी वजह से बहुत ही स्ट्रांगली इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा ये कम से कम जो फालतू इन्फॉर्मेशन लोग पाते हैं, जब उनको अपील में जाना पड़ेगा तो उनका टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि फिर वो फालतू इन्फॉर्मेशन ना पूछें। हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए, तो मेरा हाँ सर, और इसमें ये भी एक चीज़ है कि भाई हर डिपार्टमेंट उतना बड़ा नहीं होता कि उसके पास वसाइल सब हों। कि एक बड़ा डिपार्टमेंट है, वो आराम से कंप्यूटर पे अपना एक सर्च कमांड मारा और डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे दिया, मेल भेज दिया, हो जाता है। एक छोटा सा गांव की पंचायत है, मान लीजिए वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर वो कैसे दे पाएगा इन्फॉर्मेशन? तो ये भी मुश्किल हो गया। और इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी बड़ी अथॉरिटी के पास स्टोर हो, तो उसके पास उसको जाके लेना करना है, तो रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स भी काफ़ी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था 2019 में रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट के बारे में, जी,
कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस वगैरह हैं या वो जो डिसीजन है, जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, कोलिजियम की इन्फॉर्मेशन है, किस हद तक कोई उसके बारे में जान सकता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर होता है ये अपॉइंटमेंट का। जी जी। तो इसमें जो एक केस था सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019, इसके बारे में जरा बताइए कि इसमें क्या क्या लॉ हेल्ड हुआ और अभी आज की डेट में किस हद तक हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें सबसे पहले ये पॉइंट जो आया था कि भाई हमारा जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट, उसके अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बताया जाता है। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है? हाँ, कि यानी जैसे अभी हमने बताया कि हम पर्सनल डोमेन में हम पर्सनल इंडिविजुअल्स का हम जो है कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो पब्लिक अथॉरिटी है उनका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेने का है। तो सबसे पहले ये आया था कि भाई क्या चीफ जस्टिस या जजेस, क्या ये पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में आते हैं? हाँ, तो कोर्ट का फैसला आया था इसके अंदर कि हाँ, जजेस दे कम, द CJI's ऑफिस, स्पेशली द CJI's ऑफिस इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी। तो उनके जो फैसले होंगे वो तमाम वो सब चीज़ों का आप बराबर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अलबत्ता जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा गया है। मेरे ख्याल से जो डिस्कशन हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, वो चीज़ प्रोहिबिटेड है, लेकिन जजमेंट क्या निकला, जजमेंट क्या निकला, वो तो जाहिर बात है, वो तो आएगी ही आएगी समझ। तो ये इसके अंदर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे समझे इस जज। तो अब देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग दी थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सेफ गार्ड है। जो सेक्शन 8 क्लास 1 है हमारे आरटीआई 2005 में, उसमें थर्ड पार्टी के बारे में सेफ गार्ड किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है और उससे मांगते हैं थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, तो उसमें क्या सेफ गार्ड, किस हद तक वो मना कर सकता है कि हम ये थर्ड पार्टी है इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हम। जी, सबसे पहले तो हमें आर्टिकल 19 को पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए कि उसके अंदर राइट टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स वो भी शामिल है उसके अंदर। तो जब जाहिर बात है अदर आ गया तो थर्ड पार्टी का भी इंफॉर्मेशन आप कॉन्स्टिट्यूशनली सीक कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो डिनाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ही हैज़ टू इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी के अगर मान लीजिए ए जाके ऑफिसर से बी का इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो पहले ऑफिसर बी को कॉल करके बोलेंगे कि आपका इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, आपको कुछ एतराज़ है क्या, डू यू हैव सम ऑब्जेक्शंस, वो रेस किया जाएगा। तो अगर लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होगा, वो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन डिसीजन तो ऑफिसर के पास ही रहेगा। उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी ऑफिसर अपना ही कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड गिव इट, तो वो दे सकते हैं। अगर बंदा जो थर्ड पार्टी थी वो चाहे तो अपील कर सकते हैं, लेकिन अगेन अपील के बावजूद भी जो है ना आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन भी दिया जा सकता है। गुफ्तगू आगे जारी रहेगी, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's legal awareness show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein. इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम। हम तालीम खरीद सकते हैं, लेकिन अक्ल खुदा का अता करदा तोहफा है। सादत हसन मंटो। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute.
मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's legal awareness show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी लोगों का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि किस हद तक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और किस हद तक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है वो उसको हाइड कर सकता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जो सेक्शन 8 क्लास 1 है उसमें तो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है वो 19 क्लास 1A से आया है जी, और 19 क्लास 2 में लिमिटेशंस भी हैं जी। तो इसके पहले जो एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया था कि ऑफिशियल सीक्रेसी का एक लॉ बन गया था कि उस बेसिस पे आप सीक्रेट जान नहीं सकते। अब हमारा RTI एक्ट 2005 में बन गया तो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके हिसाब से 1923 का और ये हमारा जो RTI है इन दोनों में किस लेवल तक सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं? वही सेम आपका जो पहले दो टेस्ट हमने बतलाए थे कि भाई टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड टेस्ट ऑफ हार्म, ये दो टेस्ट आपको देखकर इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज द RTI एक्ट इज़ सो पावरफुल कि इस ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट और उससे पहले के दीगर जो एक्ट है वो तमाम के ऊपर जो प्रोहिबिशंस थे उसको एक ब्लैंकेट ये RTI एक्ट के तहत आपको अवेलेबिलिटी है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन वही जो आर्टिकल 19(2) सबसेक्शन 2 के अंदर जो आपको है वही आपके ऊपर पूरे अप्लाई होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी रियली प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है RTI वगैरह में, जो लोग सुन रहे होंगे, जो लोग हैंडल करते हैं, कभी सीख के होंगे इन्फॉर्मेशन NGO वगैरह के होंगे, तो मेन क्वेश्चन आता है कि जब हम कुछ मांगना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन किस लेवल तक मांग सकते हैं और कहाँ तक मांग सकते हैं, कितनी मांग सकते हैं। तो इसमें जो हमारे लॉ में है सेक्शन 7 क्लास 9 में है कि वेक्शियस और फ्रिवोलस इन्फॉर्मेशन, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है मना कर सकता है, कह सकता है कि आपने जो मांगा है ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये वेक्शियस है और फ्रिवोलस है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये तरह इसके बारे में बताइए वो क्या ग्राउंड्स हैं और वो कौन कौन से चीज़ें होंगी जिसको हम कह सकते हैं कि ये हम डिनाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर हमारा क़ानून खामोश है कि वेक्सेशियस और फ्रिवोलस का क्या मतलब है। आम अंग्रेज़ी में अगर आप देखेंगे तो वेक्सेशियस का मतलब है परेशान करने वाला, फ्रिवोलस का मतलब है बारीक छोटी छोटी चीज़ें जिनको बेमायने बेमतलब गैर अहम चीज़ें जो है। तो ऐसी गैर अहम और परेशान करने वाली चीज़ें जिसका कोई फ़ायदा माना मफहूम नहीं निकलता है, ऐसे इसके चीज़ का आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो इसको रोका जाएगा। तो लेकिन इसके लिए कुछ जो टेस्ट है कि भाई आप कितनी तादाद में मांग रहे हैं। भाई आप 10,000 पेज का डॉक्यूमेंट मांग रहे हो क्या, और वो कितनी देर में मांग रहे हो, तो ऐसी चीज़ें देखा जाएगा। और स्पेसिफिक नेचर, आपको इन्फॉर्मेशन जो होना है वो स्पेसिफिक आपको बतलाना है। बस आप मोटा माटी ऐसा नहीं मांग ले सकते मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो। आपको बराबर स्पेसिफिक बतलाकर वक्त मकाम ज़मान मकान आदमी शख्स की पहचान बताकर पूरा आपको लेना है। और अगर उसमें आपका इरादा अगर बुरी नीयत से है तो वो भी चेक किया जाएगा। योर इंटेंशन शुड बी क्लियर। और हो सकता है भाई रिसोर्स नहीं है, आप बार बार मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन बार बार मांगते हैं। अक्सर जो क्या कहते हैं हम कि जो कुछ बदमाश किस्म के एक्टिविस्ट होते हैं वो बार बार वही इन्फॉर्मेशन मांगते जाते हैं। और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो कई 10-20 साल पुराना होता है। वो कहाँ से लेकर आएंगे, किधर जाके लेके आएंगे। कई लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको पता नहीं होता है, कुछ नए आए होते हैं। तो रिसोर्स कॉन्फ्रेंस वसाइल की भी एक तंगी होती है, तो उसको देखकर भी रोका जा सकता है। जैसे हम जो देखते हैं कि मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है इसमें एक जो PIOs वगैरह होते हैं, जैसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, डिपार्टमेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो आजकल के दौर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, हॉस्पिटल हैं, सारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो उनको एक नॉमिनेट करना है PIOs। तो इसमें PIOs और जो कमिश्नर होता है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उनका जो ऑफिस होता है, तो उसमें काफ़ी इशूज़ आते हैं। जैसे कि इसमें कितना पावर है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को कि वो कंप्लायंस को इन्फोर्स करने के लिए, और अगर PIOs
को उसको वायलेट करता रहता है जानबूझ करके, तो किस हद तक उसको पेनलाइज करेंगे? जैसे सेक्शन जो 18 है और 20 है, इन दोनों सेक्शंस में बाकायदा इसके बारे में प्रोविजन बताए गए हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, ये जो पेनल्टी अंडर सेक्शन 20 आई थी कि नॉन कंप्लायंस के अंदर 25,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है CIC के ज़रिए PIO पर। लेकिन ये दरअसल होता है कि लीनियंसी अख्तियार करते हैं, क्योंकि CIC को भी पता होता है कि लिमिटेशंस क्या हैं। तो जनरली CIC के पास से डायरेक्टिव्स आते हैं PIO के लिए। अब PIO तो अपने डिपार्टमेंट के हेड के अंदर काम करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड के अंदर काम करेगा। तो यहाँ पर CIC सिर्फ डायरेक्टिव दे सकते हैं और कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं होता है। और क्योंकि PIO अपना काम भी अपने ऑफिसर, अपने बॉस के मातहत ही करेंगे ना। तो अगर आपके अथॉरिटी, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, वो अगर उसको उस काम करने से फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं या कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हैं, तो वो पाबंदी भी आएगी। और वैसे भी जनरली जो CIC का पावर है इट्स ओनली ऑफ डायरेक्टिव, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस का नहीं है। अगेन आपको हाई कोर्ट में अपील करने पे ही कंप्लायंस के ऊपर आएगा मसला। तो ये एक इशू है, इससे एक्ट ज़रा वीक हो जा रहा है हमारा ये। ओके, अभी असल में देखा जाए तो हमारा जो DPDP एक्ट आया हुआ है जी, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन जो है ना, तो ये इस एक्ट में थोड़ा सा जो है जो RTI को उसमें थोड़ा सा सब्रिस किया गया है जी। क्योंकि अगर बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड की, तो उसमें अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि पूरी प्राइवेसी चली जाए, और कोई प्राइवेट तो होता नहीं देखा जाए डिजिटल वर्ल्ड में। तो जो DPDP एक्ट आया है 2023 में, इसने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है प्राइवेसी को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को कि DPDP एक्ट आने के बाद क्यों ऐसा करना पड़ा कि बजाय और प्राइवेसी को इंश्योर करने की वजह से मेरे ख्याल से किया गया है। बट इसमें क्या हो सकता है कि दोबारा से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने का थोड़ा सा जो चांस कम हो गया है इसकी वजह से, तो क्या इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? जैसे हम देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी भी एक एक्ट अपना, ये भी एक फंडामेंटल राइट हो चुका है। तो उस वजह से जो है ना, फिर उसके अंदर राइट टू डिग्निटी भी इफेक्ट हो रहा है कि अगर प्राइवेसी ऐसी है कि आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर टेस्ट ऑफ हार्म एंड टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लगा कर देखा जाएगा। तो ये देखा है, तो इस तरीके से ये एक्ट डाइल्यूट हो चुका है, ये जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसका, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ जो है आर्टिकल 21 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये प्राइवेसी की आड़ में हो जाएगा। यानी इसको लिया जाएगा प्राइवेसी और राइट टू डिग्निटी के मातहत अगर ला लेंगे तो कई छोटी चीज़ों के वजह से भी कर देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रिसेंटली भी जी जो मैटर आया था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रेट नहीं कर सकते आज के दौर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें ने हटा डिसाइड दिया कर गया रखा है। था। तो भी थोड़ा सा ये हिट कर रहा है RTI को कि जैसे देखा हमने भी जो केस हुआ था लास्ट टाइम, उसमें काफ़ी देखा हमने जो चंदा वगैरह होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अब ये काफ़ी लिमिटेशन आ गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम नहीं जान सकते, उसमें भी लिमिटेशन आ गई है। तो इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि जो 2005 में हमारा RTI एक्ट आया था, जो पर्पज़ था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट बिल्टअप होगा, करप्शन कम हो जाएगा। तो आज देखते हैं कि क्योंकि पूरा 20 साल हो चुका है इस लॉ को बनने के बाद से, इस 20 साल में ज़रा देखते हैं कि इसका कैसा इम्पैक्ट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, और इसका आज के दौर में कितने रिलेवेंस है, कितने लोग इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं, क्या लोग समझ पाए इसका पर्पस, और क्या हम इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस आ पाया है? हाँ, एक लेवल का आप देखेंगे कि हमारे पास अवेयरनेस बड़ी है, पब्लिक एक्टिव भी है, लीगली पब्लिक एक्टिव होकर जो है RTIs डालने की वजह से जो है लोग, जो अथॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर से, वो लोग अपनी खुदी से इंफॉर्मेशन पोस्ट करने के, वेबसाइट्स और पोस्ट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए खुद ही आमादा हो चुके कि भाई अल्टीमेटली अगर हम कर देते हैं, पहले का पहले ही कर देते हैं, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिस्क्लोजर कर देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि आगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप सीधा वेबसाइट पे देख लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना, वेबसाइट्स पे काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो चुकी है और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इशू होना चल चुके हैं।
लेकिन साथ में जो है कुछ अड़चने भी आई हैं, जैसे कि एग्जम्पशंस को मिसयूज़ किया गया है। जो एग्जम्पशंस है कि भाई आपके बिल्कुल पर्सनल डोमेन का है या नेशनल इंटरेस्ट का है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, इसको मिसयूज़ करके इसका भी काफ़ी वो हुआ है। और साथ में जो डिलेज होते हैं कि लॉन्ग टाइम तक डिले आपको होता है, हालांकि 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन दे देना है, और अगर इफ इट रिलेट्स टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ वो 48 घंटे में इंफॉर्मेशन देना है। इसके बावजूद भी काफ़ी डिलेज आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो एक मायूस करने वाला जो पहलू आया है वो है कि भाई 300 अटैक्स हो चुके हैं पिछले 20 साल में या उससे ज़्यादा, और डेली हो रहे हैं। ये तो रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टेड है कि 300 एक मेजर केसेस हुए हैं अटैक्स के, और 50 कुछ मर्डर्स हुए हैं इसके अंदर। और कंटिन्यूस थ्रेट्स भी आती हैं। और ये अगर कोई डिपार्टमेंट छोटा होता है तो इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट छोटा है, उनके पास उतने वसाइल नहीं है, आप बार बार उनको इन्फॉर्मेशन मांग के उनको काम करने से आप रोक दे रहे हैं। ये भी एक आया है। तो इस तरीके से अटैम्प्ट्स कुछ डाइल्यूट हो चले हैं। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब के अंदर बहुत काफ़ी रोल निभाया है कि कुछ स्कैम्स उभर कर आए हैं। काफ़ी स्कैम था, 2G स्कैम था, कई स्कैम्स उभर के आए हैं। और आप देखते हैं कि कई स्कैम्स उभर कर आ रहे हैं RTI की तरफ से ही। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ भी है कि भाई चलो कम से कम पता तो चल रहा है कि स्कैम हुआ था। अब ये स्कैम कब रिजॉल्व होगा, क्या होगा, ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन देखा हमने कि इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया, ट्रांसपेरेंसी आई है। उसकी वजह से लोग खुद अपने आप को डिस्क्लोज करना शुरू कर दिए, वेबसाइट वगैरह पे नोटिस लगाना शुरू कर दिए, ताकि लोग फालतू इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। बट लेकिन जैसे बताया कि आपने कि इसमें 300 प्लस लोगों पे अटैक हो चुके हैं, और 50 मर्डर तो रिकॉर्डेड हैं, और अनरिकॉर्डेड मर्डर कितने होंगे पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर देखें 20 साल में ऑन एवरेज तो कम से कम 2-3 लोग हर महीने तो उनकी डेथ हो ही रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, हर साल हो रही है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा ये गवर्नमेंट का ये मुहिम थी कि भाई लोगों को मौका दिए जब अपनी बातें पूछने का। लेकिन लोगों को भी क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है बहुत सोच समझ करके पूछना चाहिए, क्योंकि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, पूछने वाले का भी, देने वाले का भी। लेकिन देने वाले में अगर आप फालतू पूछेंगे इन्फॉर्मेशन तो कभी कभी अच्छी चीज़ें जो आने वाली थी रुक जाएंगी। देखते हैं 30% वैकेंसी है अभी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऑफिस वगैरह में। तो इससे क्या हो रहा है कि बैकलॉग हो जा रहा है, जो केसेज आ रहे हैं जी। हम जानते हैं कि किसी चीज़ की जो वैल्यू होती है जब वो इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। तो अगर आप जा करके अपील के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ पर डिले हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ओवरबर्डन है, तो टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो इसका जो रियल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से जी। तो देखा हमने किस तरह से कि RTI एक्ट कितना फ़ायदेमंद है, और हमने देखा कि जो लेने वाला इन्फॉर्मेशन देने वाला दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जानें कि किस हद तक ले सकते हैं और किस हद तक पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे लोगों के लिए है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आप कोई सजेशन हमको देना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiomanu@manu.edu.in। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। आप सुन रहे थे लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।